नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 8 साल में जितना विकास हुआ उतना 70 सालों में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय मिले हैं। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 8 साल में जितना विकास हुआ उतना 70 सालों में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय मिले हैं। यह बात गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कही। केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने शुक्रवार को रिपोर्ट टू नेशन के तहत लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इस अवसर पर जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल बेमिसाल हैं। मोदी सरकार ने विकास की नई गाथा लिखी है। पहले राजनीति का मतलब समस्याएं थीं और उन पर कोई भी काम नहीं होता था, पर आज बदल चुकी है। आयुष्मान योजना से गरीब का इलाज संभव हुआ है। स्टार्टअप मुद्रा योजना के तहत विकास को बढ़ावा मिला है। किसान सम्मान निधि बीमा योजना से आम लोगों को सुरक्षा का विश्वास मिला है। सरकार ने 1200 कानूनों को खत्म किया है। कोविड-19 साल तक देश में 85 करोड़ में प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को 2 वक्त का निःशुल्क भोजन प्राप्त कराया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण, महाभारत, बौद्ध सर्किट पर भी काम हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में, काशी में विश्वनाथ धाम का सुंदरीकरण हुआ है। सांसद में पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके जरिए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। परी चौक से जेवर के बीच 28 बड़ी कंपनियां उद्योग लगाने के लिए निवेश किया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने लोगों में विश्वास पैदा किया है। महिलाओं के प्रति अपराध निरंकुश होता जा रहा है। खुर्जा में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बिजली उत्पादन संयंत्र बनने जा रहा है। इसके साथ 60% बिजली जनपद को मिलेगी। हम सबके मध्य मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, पूर्व भारत सरकार में मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी माननीय सदस्य विधान परिषद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी, हमारे गौतम बुद्ध नगर के यशस्वी उत्तर प्रदेश का एक शो विंडो जो कहलाता है, तकनीकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जिसकी किसी भी चीज की हम तुलना हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करते हैं। आज वह क्षेत्र देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बना चुका है और इस दिशा में अग्रसर है। हमारे दोनों यशस्वी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय, सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। एक ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने प्रदेश को एक बीमारू राज्य से एक उत्तम उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर करने का संकल्प किया है, उसमें सफलता भी प्राप्त की है और हम सब भी गौरवान्वित हैं कि हम उस क्षेत्र के वासी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी। साथियों, ये सरकार कल्पना करें कि 2014 में भारत में एक नकारात्मक भाव, एक अंधियारा सा छाया हुआ था। देश के किसान में, देश के युवाओं में, देश की आम जनता में राजनीतिक व्यवस्थाओं पर विश्वास उठ सा चुका था। भविष्य अंधकार में नजर आता था। राजनीति का मतलब भ्रष्टाचार, राजनीति का मतलब सिर्फ भाषणबाजी, राजनीति का मतलब अकर्मण्यता और राजनीति का मतलब आम जनता का राजनीति और राजनेताओं पर से विश्वास उठना। देश की जनता ने करवट ली और एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। मेरा भी सौभाग्य रहा उस पहली सरकार में मुझे भी 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के साथ रहने का मौका मिला और आज जो विकास की नई गाथा हम देख रहे हैं अपने देश और प्रदेश में, वास्तव में अकल्पनीय थी। देश की 70 साल की आज़ादी में जिस गरीबी की चर्चा करते हुए हम लोग सुनते हुए वर्षों सदियां गुजर गई थी,
वह गरीबी बढ़ती जा रही थी, गरीब पिसता जा रहा था। आज देश में अगर हम बात करें तो गरीब की जब चर्चा होती थी, लेकिन गरीब की जो समस्याएं थी उन पर कार्य नहीं होता। गरीब का मतलब गरीब को घर चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर देने का जो कल्पना की गई थी वह धरातल पर आई है। प्रदेश के अंदर जितनी बड़ी संख्या में गरीबों को आवास दिए गए हैं वह कल्पनीय था। घर में एक टॉयलेट होना चाहिए, घर में एक बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, घर में एक गैस का चूल्हा होना चाहिए, बिजली भी मिली, टॉयलेट भी मिला, गैस का सिलेंडर भी मिला और पेशे से चिकित्सक हूँ, आम जन के इस दर्द को भी समझता हूँ कि इलाज के समय लोगों के घर बिक जाते थे, गहने गिरवी रख दिए जाते थे। 5 लाख रुपए तक का बीमा भी आज उनका हर व्यक्ति का कराया गया। आम जन, चाहे वो गरीब पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, उनमें बढ़ोतरी की गई। कल परसों ही 500 रुपये से बढ़ाकर दिव्यांगजन पेंशन 1000 रुपये की गई है। आम जन के लिए एक साहूकार से ब्याज लेता था एक छोटा व्यापारी, 5 रुपये 10 रुपये सैकड़े पर ब्याज लेता था। आज मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना के माध्यम से आज एक आम व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। एक आम व्यक्ति का बीमा किया गया है। 2 लाख रुपए तक का एक बीमा मात्र 1 रुपये महीने पर, यानी 12 रुपये साल पर बीमा, 300 रुपये साल यानी 1 रुपये रोज के साथ 2 लाख रुपए तक का अन्य जीवन बीमा योजना, एक्सीडेंट योजना, किसान को फसल बीमा योजना के माध्यम से जहां उसकी 50% अगर फसल नुकसान होती थी तो फसल बीमा योजना लागू होती थी, उसको घटाकर 33% किया गया। किसानों के सम्मान निधि का 6000 रुपये प्रति साल सम्मान निधि जो दी गई, जिसमें आज से 3 दिन पहले 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि उनके खातों में सीधे गई है। पत्रकार छायाकार बंधुओं, आप भी जानते हैं कि अगर ये 6000 रुपये किसान के खाते में आज से पहले जाने थे पिछली सरकारों के माध्यम से, तो न जाने कितने प्रतिशत बिचौलिए अधिकारी बेईमान खा जाते थे। लेकिन आज एक एक पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में पहुंचा। कल्पना कीजिए जब 29 करोड़ जनधन खाते इस देश में खुले, 1 पैसे भी जमा कराए बगैर, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से टॉयलेट की बात करता था तो कई बार कुछ लोग हंसते भी थे। आज वही जनधन खाता, वही टॉयलेट व्यवस्था विश्व पटल पर हमारी पहचान बनी है। एक आम आदमी बैंक का दरवाजा नहीं देखता था। अगर बैंक खोलने के लिए अपने मालिक, अपने जिसके पीछे काम करते हैं या किसी से काम प्रधान से अगर वो कहता था कि मेरे बैंक का साइन सर्टिफाई कर दो, तो सर्टिफाई करने से भी वो डरता था कि कहीं भाग ना जाए पैसे। आज वह विश्वास आम जनता में जगा है कि आपको अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने के लिए विधायक सांसद के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको स्वयं अपने सर्टिफिकेट को अटेस्ट कर सकते हैं। 1200 के करीबन ऐसे नियम कानूनों को खत्म किया गया जो रिडंडेंट थे। आम जनता का सम्मान, अपनी नजरों में बराबरी के हक पर खड़ा होने का हक उन्हें दिया है। और इसी संकट काल में लगभग 2 वर्ष इस कोरोना जैसी महामारी ने भी जहां देश नहीं विश्व की व्यवस्थाओं को हिला दिया था, आज उस वक्त भी हमारी सरकारों ने, और यहाँ तक कि हमारी पार्टी के दोनों अध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे हैं, भाई मनोज गुप्ता जी, करीबन 1 लाख लोगों को रोजाना भोजन कराना, दोनों टाइम भोजन कराना बहुत बड़ी बात थी। साथियों, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका था। गरीब को गरीबी में मदद हो, 85 करोड़ देश में और 15 करोड़ प्रदेशवासियों को लगातार 2 साल तक भोजन उपलब्ध कराना, अन्न उपलब्ध कराना, ये किसी कल्पना से बाहर की चीज थी। आज आपका गौतम बुद्ध नगर, आपका नोएडा
नए इतिहास लिख रहा है। यहाँ बनने वाला विश्व का छठा और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जहाँ दिल्ली के हवाई अड्डे से 2.5 गुना और मुंबई के हवाई अड्डे से 3.25 गुना बड़ा है, जहाँ हवाई यात्रियों के लिए सुविधा, कार्गो माल ढोने के लिए सुविधा और जहाँ हवाई जहाज की मरम्मत के लिए सुविधा, तीनों सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध होगी। ऐसा हवाई अड्डा देश में बहुत ज़्यादा नहीं। प्रदेश में 2 हवाई अड्डे हुआ करते थे, लखनऊ और वाराणसी। आज 7 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 5 हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। आज पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो दिल की आग का जेवर हवाई अड्डा देहरादून से चलकर, आगरा से चलकर, लखनऊ से चलकर, मथुरा से चलकर, मेरठ से चलकर, दिल्ली से चलकर, एक भी लाल बत्ती के बिना इस हवाई अड्डे पर हम पहुंच पाएंगे, जहां विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। मुझे अभी मैंने आंकड़े लिए हैं कि परी चौक से लेकर जेवर टोल तक लगभग 28 विदेशी कंपनियों ने बड़ी जगह ली है, जहां से रोजगार उत्पन्न होगा। अकेले हवाई अड्डे से 1 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। आज भारत, जिसकी पहचान भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म बना है, जहां गंगा यमुना नदी का सौभाग्य हमारी भारत की माटी को उपलब्ध है। आज 2 जून, कल गुजर गया, आज 3 जून है। कल ही हमने विश्व गंगा दिवस मनाया है। माँ गंगा जो जीवन दायिनी का रूप बनी है और गंगा और जमुना का दुआबे का सौभाग्य होने का प्राप्त भी हमारी गौतम बुद्ध नगर की माटी, जहाँ उद्योग के साथ साथ आध्यात्म और भारत की संस्कृति की पहचान भी नए पटल पर है। भगवान राम मंदिर की कल्पना जहाँ लोगों ने नहीं की थी, बाबा विश्वनाथ का नया स्वरूप इस बार हुआ। कुंभ का आयोजन विश्व के लोगों के लिए एक चमत्कार के रूप में था। पर्यटन की दृष्टि से राम सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्ध सर्किट के माध्यम से जहां पर्यटन को नई विकास की सोच के साथ, कि जब भगवान बुद्ध की का कोई अनुयायी इस भारत की माटी पर, जहां बुद्ध के 4 प्रेरणा स्थलों में से 3 हमारे पास हैं और एक चौथा लुम्बिनी नेपाल में है, जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, जहाँ भगवान बुद्ध ने अवसान किया, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की और जहाँ से भगवान बुद्ध ने सारनाथ से जहाँ संदेश दिया, वो चारों जगह हमारे भारत में। उस सर्किट पर जब कोई व्यक्ति उतरेगा तो वहाँ से लेकर और उसकी विदाई तक वापस उसके देश तक, ये व्यवस्था इन सर्किट के माध्यम से की गई है। जाल बन गया है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा और लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के माध्यम से DMIC कॉरिडोर हो, ये सभी इन्हीं सारे जो हमारे कॉरिडोर्स हैं, सारे जो हमारे हाईवेज हैं, इनका केंद्र बिंदु हमारा गौतम बुद्ध नगर बना है। बुड़ाकी रेलवे स्टेशन जहाँ एक स्थल बनेगा, कल्पना नहीं की थी कि जेवर तक हमारी मेट्रो ट्रेन चलेगी। आज वह दिन भी हमें देखने को मिल रहा है। 300 करोड़ से ज़्यादा से लगा अपने क्षेत्र की झांकी और देश की सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को लेकर दीनदयाल उपाध्याय कल्चरल सेंटर और अब वह एक हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो रहा है। पिछले लगभग 2 महीने से हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है उसको। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग आपने भी देखी है। क्षेत्र में सबसे बड़ा जो औद्योगिक निवेश जिसकी आज हम लोग प्रधानमंत्री जी लखनऊ में, मुख्यमंत्री जी लखनऊ में जिसका शिलान्यास कर रहे हैं, 80,000 करोड़ रुपए की योजनाओं में से 26,456 करोड़ रुपए यानी लगभग 32% योगदान आपके इस गौतम बुद्ध नगर, मेरी कर्म भूमि की माटी, इस गौतम बुद्ध नगर जहाँ अपने जीवन के 39 वर्ष मैंने गुजारे हैं। मुझे साथी के रूप में, राजनीतिक साथी के रूप में भाई तेजपाल नागर जी जैसे व्यक्तित्व मिले, हमारे और दोनों विधायक, हमारी पार्टी के संगठक के रूप में हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई विजय भाटी जी, भाई मनोज गुप्ता जी और उनकी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम मिली है। आज
शक्ति, महिला सशक्तिकरण के नाम पर कल जो आज एक अखबार पत्रकारों ने जो दृश्य छापा है, किस तरह एक एड्स पीड़ित महिला और उसके बच्चे के लिए जिलाधिकारी ने जिसका समर्थन किया है, जिसका सहयोग किया है, महिला शक्ति के लिए शक्ति योजना की शुरुआत, महिलाओं की जो बच्चियां स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी, मंचलों से और बदमाशों से डरती थी, आज जो गुंडे बदमाश क्षेत्र छोड़कर, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या उन्हें दूसरी सजाएं मिल रही हैं, इससे विश्वास जगा है देश नहीं विश्व की कंपनियों का। और आज बिजली जिसकी 24 घंटे की व्यवस्था की हम बात करते थे, पिछले 15 वर्षों में हमारी सरकार आने से पहले एक भी नया बिजली घर नहीं बना। मुझे खुशी है कि 12,000 करोड़ की लागत से अमेरी लोकसभा क्षेत्र के खुर्जा क्षेत्र में जिस बिजली घर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने किया था, आज उसका लगभग 2/3 काम पूरा हो चुका है और उसकी 60% बिजली हमें मिलेगी। आज जिन व्यवस्थाओं में जो आमूल परिवर्तन हुआ है, कानून व्यवस्था से लेकर, बिजली व्यवस्था से लेकर, संपर्क मार्ग से लेकर, औद्योगिक निवेश से लेकर और स्टार्टअप, स्टैंडअप, फसल बीमा योजना, किसान बीमा योजना, ये जितनी व्यवस्थाएं भारत सरकार की आई हैं, इन सबका पूरा उपयोग हमारे क्षेत्र वासी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है दोनों हमारे नेताओं योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। आप पत्रकार और छायाकार बंधुओं का सकारात्मक सहयोग भी हमें और फीडबैक भी हमें समय समय पर मिलता रहता है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन भी देते रहेंगे, फीडबैक भी देते रहेंगे और हम ये मानकर चलते हैं कि पत्रकार छायाकार बंधु, मैं अपने जीवन में कभी कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति, जो भी नेता जनता से ज़्यादा समझदार और पत्रकार से ज़्यादा जानकार अपने आप को समझता है, वो मूर्ख है और हम मूर्ख नहीं हैं। क्योंकि आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जहाँ कहीं दिन में छुट्टियों में भी आप बैठे होते हैं, शाम को किसी मंत्री प्रधानमंत्री के साथ भोजन भी आपका होता है, तो इतना वेरिड एक्सपीरियंस पत्रकार छायाकार बंधुओं को ही होता है। मैं आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हुए आप सभी का धन्यवाद। कोरोना काल ने देश नहीं विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। आज भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ, अब भी हमारा जीडीपी 8.75% पर है। महंगाई का होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर कल्पना अगर हम पिछले समय से करें और इस कोरोना काल के बाद करें, तो आज हम उस स्थिति की कल्पना करें जब दाल और प्याज के भाव नहीं छू जाते थे, आज देश ने एक ऐसी व्यवस्था करी है और सतत कंटिन्यूस मॉनिटरिंग व्यवस्था कि अगर आज प्याज का भाव बढ़ रहा है तो देश की सरकार अपने स्टॉक में, हमारे देश के पास इतना स्टॉक है, उस स्टॉक से जारी कर देती है और उस रेट्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। बहुत तेजी से हमारे भाव दाम नहीं बढ़े हैं, कुछ कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं। पेट्रोल और डीजल की जो बात करते हैं वो आप भी जानते हैं, आज पेट्रोल डीजल के भाव किसी सरकार के हाथ में ना होकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के तहत होते हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी राहुल गांधी का 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट आया है कि कश्मीर में सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं, जनता मारी जा रही है, हालात बने हुए और बीजेपी जो है 8 साल पूरा होने का जश्न। श्रद्धेय राहुल गांधी जी, ये आपकी दी हुई विरासत है, ये आपकी दी हुई देश को सौगात है, जिसका दंश आज 130 करोड़ देशवासी झेल रहे हैं। आपके पूज्य प्रियजनों ने जो देश को ये दर्द और दर्द दिया था, आज उसी दर्द को ये भारत झेल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ उस काशी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। धारा 370 का हटना, मैं समझता हूँ कश्मीर के विकास के लिए नई इतिहास लिखेगा, लेकिन कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले खासतौर पर सप्ताह भर में, दर्दनाक है, शर्मनाक है और ऐसे लोगों को विश्व के लोगों ने अलग थलग कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है एक मजबूत सरकार देश में है और ऐसे लोगों का पूरा निर्मूल उनको हटाया जाएगा उन व्यवस्थाओं से, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बदले की राजनीति का आरोप विपक्ष लगा रहा है, ईडी के जरिए अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर।
देखिए, आप ईडी के जरिए किसको व्यवस्था को कहते हैं? क्या अभी तक ईडी ने किसी ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप लगाए हैं या कार्रवाई की है जिसके पास कुछ भी गलत न मिला हो? आप कार्रवाई ना करें तो आप अकर्मण्य कहलाएं। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं हवाला का व्यापार हो रहा है, उस पर कार्रवाई करना क्या गलत है? क्या उसे ईडी का दुरुपयोग कहा जाएगा? हाँ, आप में से यहाँ अगर कोई किसान का बेटा मान लीजिए बैठे हैं, देवा भाटी जी बैठे हैं, इन पर ईडी आकर कार्रवाई करे और इन पर पास कुछ ना निकले तो हम उसे दोषी कह सकते हैं। ईडी ने जिस पर भी कार्रवाई की है उनकी थाली में कहीं ना कहीं छेद है। सांसद जी, नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगातार फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ फार्म हाउस ऐसे हैं जहां पर अभी भी बुलडोजर नहीं चलाया, क्योंकि लखनऊ से सीधे कॉल आ जाती है। कौन सा प्रेशर है लखनऊ से? लेकिन हमारी सरकार में यह कहना तो हो सकता है, लेकिन यह होना संभव है। हमारी सरकार में ये फर्क नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो। अगर गैस का सिलेंडर मिलेगा तो बिना जाति धर्म व्यवस्था के मिलेगा। नौकरी मिलेगी तो वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कौन जाटव है, कौन यादव है, कौन मुस्लिम है, कौन ब्राह्मण। हमारी सरकार में भेदभाव और बदले की व्यवस्थाओं का कोई भी स्थान नहीं है। हम मान रहे हैं कुछ किसानों के साथ हो सकता कुछ गलतियां हुई हो। आज हमारे विधायक जी और हम भी प्रयास करेंगे कि जिलाधिकारी से हम उन किसानों के साथ मिल रहे हैं ताकि किसी की पुरानी आबादी को अगर छेड़ा जा रहा है और उसका मुआवजा नहीं दिया गया है, हाँ अगर किसी को मुआवजा दे दिया गया है, उस जमीन पर अगर किसी का कब्जा है तो उसे आप उठाएं, लेकिन अगर किसी का मुआवजा किसी किसान ने नहीं दिया है, उसको यहाँ नहीं उठाया है और उसे भूमाफियाओं की श्रेणी में रखा जाता है, तो अब एक और दिक्कत आ रही है कि अगर कोई भूमाफिया थे वो किस वक्त तो अपनी जमीनों को बेच गए, तब सरकारें हमारी नहीं। आज उसका दंश जो झेल रहे हैं वो 50 गज और 100 गज की जमीन जो माफिया जिनको बेचकर चले गए, जिन्होंने एक कमरे का मकान दे दिया है, वो झेल। माफिया जिस समय में बढ़े वो सरकारों का समय हमारी सरकारों का नहीं। सांसद जी, आप स्वयं डॉक्टर भी हैं। पिछले कोविड में पिछले वर्ष दूसरी लहर जब आई थी तब उस दौरान बड़ी संख्या में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई। उसके बाद से कहा गया था हम इसकी पूर्ति कर लेंगे, लेकिन आज 1 साल बाद भी जितने भी सरकारी अस्पताल है कहीं पर भी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाई है, जो कहीं देखिए ऑक्सीजन की पूर्ति में चिकित्सक होने के नाते बात सही है कि कुछ कमी हुई थी, लेकिन उस कमी को उस वक्त भी पूरा कर दिया गया था। और आज भी सभी सरकारी अस्पतालों जो बड़े अस्पताल हैं उसमें POS ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं। ऑक्सीजन के लिक्विड ऑक्सीजन टैंक जिनकी स्टोरेज क्षमता उस वक्त नहीं थी वो लग चुके हैं बड़े अस्पतालों में और पहले से हम बेहतर स्थिति में हैं। ईश्वर करे वो दोबारा उस ऑक्सीजन की कमी का दृश्य देखने को मैंने स्वयं अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा, सहा, वो दर्दनाक घटना दोबारा ना हो। लेकिन सरकार अब ऑक्सीजन की स्थिति में हमारा प्रदेश पूरी तरह से, ये बात आप सही कह रहे हैं आप कि अपने इस क्षेत्र में ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगभग नहीं, लेकिन आज हम उससे मजबूत स्थिति में सुदृढ़। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।